हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जर्रे जर्रे से उठा तूफान किले की नींव को भी उखाड़ फेंकता है और कुछ इसी तरह के तूफान का आगाज हुआ था 1857 में, जब देश भर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बार बिगुल बजा था। देश के हर एक कोने से आंदोलन की जंग छिड़ गई थी, तो भला मध्य प्रदेश इससे कैसे पीछे रहता। मध्य प्रदेश के निमाड़ से एक ऐसे शेर की दहाड़ सुनाई दी जिससे अंग्रेजी हुकूमत भी कपकपा उठी थी। नमस्कार, मैं शालिनी हार्डिया आज आपको एक ऐसे शूरवीर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे काले पानी की सजा भी झुका न सकी। देखिए मेरे साथ निमाड़ के योद्धा भीमा नायक की अनदेखी अनसुनी कहानी। मध्य प्रदेश के निमाड़ का आदिवासी योद्धा महान भीमा नायक। कहा जाता है कि आजादी की जंग में भीमा नायक ने अकेले अपने दम पर अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर दिया था। भीमा नायक के जन्म का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन बताया जाता है कि उनका जन्म बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि उनका जन्म 1815 के आसपास हुआ था। भीमा नायक की माता का नाम सुरसी और पिता का नाम रामा बताया जाता है। भीमा नायक की मां को तीर कमान चलाने में महारत हासिल थी, साथ ही तलवार, भाले, बर्छियों के निर्माण में उन्हें दक्षता हासिल थी। 10 साल की उम्र में ही भीमा ने अपने माता पिता से तीर कमान चलाने की कला सीखी। भीमा नायक के पूर्वजों ने ही सतपुड़ा की पहाड़ियों को अपनी शरण स्थली बनाया था। हालांकि ये पता नहीं चलता कि भीमा के पिता को अंग्रेजों ने किस अपराध में पकड़कर यातना दी थी। इतिहासकार बताते हैं कि भीमा के पिता को अंग्रेजों ने लूटपाट के आरोप में बंदी बनाया और बंदूक के कुंदों से उनकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। भीमा नायक ने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु से उनके दिल को गहरा आघात लगा। पिता की मृत्यु ने अंग्रेजों के खिलाफ उनके दिल में नफरत को और हवा दे दी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अंग्रेज शक्ति संपन्न और आधुनिक हथियारों से लैस हैं। भीमा ने अपना वक्त अंग्रेजों की कूटनीति और युद्ध नीति को समझने में लगाया। अंग्रेजों को देश से खदेड़ने और पिता की मृत्यु का बदला लेने उन्होंने अपनी शक्ति संगठित करने का दृढ़ निश्चय किया। भीमा के अंदर ही अंदर सुलग रही बदले की चिंगारी ने निमाड़ को एक वीर योद्धा दे दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि इनको पता चला कि यार यहाँ कोई ऐसा औजार वगैरह बनाता है, तो बना रहे थे नीचे साइड में होके पहाड़ी के पास। उन्होंने सब उनके वो ले भी लिए, जितनी भी तलवारें फलवारें जो बनाई थी सब ले लिए और भी चीजें ले ली और उनको मारा भी। और उसके कुछ दिन बाद भीमा नायक के पिताजी जो थे वो दिवंगत हो गए। इस बात को लेकर उनके दिमाग के अंदर बहुत जटिलताएं थी और वो हादसे में थे कि मेरे पिताजी को मार डाला अंग्रेजों ने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार क्यों ना मैं भी जो है देश प्रेम के लिए, देश के लिए कुछ करूं। बड़े हो गए थे, उनको ऐसा आइडिया था कि मैं भी कुछ करता हूं। पश्चिम निमाड़ में फैला बड़वानी राज्य अपने स्थापना काल से ही भारत की स्वाधीनता तक एक स्वतंत्र रियासत के रूप में कायम रहा। यहाँ के राणा राजपूत शासकों ने कभी किसी की अधीनता नहीं स्वीकारी। इनकी फौज में प्रारंभ से ही राजपूत और भील सिपाही थे। बड़वानी रियासत की सेवा में भीमा नायक ने राणा मोहन सिंह और राणा जसवंत सिंह के कार्यकाल में काम किया था। रियासत की ओर से उन्हें 50 रुपए प्रतिमाह राशि दी जाती थी और उनके पास अपनी एक सेना थी जिनके पास राज्य की सुरक्षा का जिम्मा था। हालांकि काम के दौरान भी भीमा नायक अपनी सेना के लोगों की मदद करने में कोई कमी नहीं करते थे। बताया जाता है कि सन 1853-54 के आसपास भीमा की गढ़ी में लगभग 3000 सैनिक थे। हर 500 की टुकड़ी पर एक प्रमुख भील सरदार की नियुक्ति भीमा नायक ने की थी। इसमें लगभग 200 भील सिपाही 3 किलोमीटर के घेरे में आसपास स्थायी झोपड़ियां बनाकर खेती के अलावा जंगल से प्राप्त संसाधनों के द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। पीजी कॉलेज के प्राध्यापक एवं इतिहासकार डॉक्टर मधुसूदन चौबे का कहना है कि भीमा नायक को राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी और उनके राणा से संबंध बेहद मधुर थे। उन्होंने काफी वर्षों तक रियासत के साथ काम किया और बड़वानी रियासत की तरफ से उन्हें वेतन भी दिया जाता था और यह वेतन 50 रुपये प्रति माह होता था।
बड़वानी रियासत के जो राजा थे, भीमा नायक जी की हस्ती और उनकी अपनी जो एक सेना थी उसके शौर्य से काफी प्रभावित थे और भीमा नायक जी को सम्मान देते थे। समय समय पर दरबार में बुलाकर उन्हें सम्मान के चिन्ह भी प्रदान किया करते थे। लेकिन जैसा कि होता है, संबंध सदैव एक जैसे नहीं होते। कालांतर में भीमा नायक जी और बड़वानी रियासत के संबंध भी उतार चढ़ाव वाले होते रहे। खटमिट्ठे दौर उनके संबंधों में आते रहे। उसके पश्चात उनके जीवन का अगला दौर आया, जिसे हम क्रांतिकारी का दौर कहते हैं। समय बीतता गया और अंग्रेजों के आतंक की शुरुआत का आगाज भी इस दौर में होने लगा था। भीमा नायक का ध्यान अब रियासत की रक्षा से हटकर अंग्रेजों की तानाशाही रवैये से अपने लोगों को बचाने में लगने लगा। यहाँ से भीमा नायक के जीवन ने करवट ली और वो एक क्रांतिकारी के रूप में उभरने लगे। भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच 4 बार प्रमुख युद्ध हुआ। इस दौरान तात्या टोपे का निमाड़ आगमन हुआ और उन्होंने अपने खून से विजय तिलक भी लगाया। अंग्रेज इस कदर भीमा नायक से परेशान थे कि उनको पकड़ने के लिए पहले 500, फिर 1000 और फिर 2000 रुपए तक की इनाम की राशि घोषित की। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के उद्देश्य से भारत की सरजमीन पर कदम रखा था, लेकिन भारत की संपन्नता देख उसकी नीयत डोल गई। उनका मकसद अब भारत की आर्थिक मजबूती को तोड़ना और भारत पर शासन करना था। आदिवासी इलाकों में उनकी इस अर्थनीति की बदौलत कई बार नरसंहार हुआ, लेकिन अलग अलग दौर में कई जननायक उभरे और उन्होंने अंग्रेजों को समझा दिया कि आदिवासी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। 1857 के आते आते भारत की आवाम का सब्र टूटने लगा। लगातार वर्षों से पल रही घृणा और असंतोष आखिरकार पूरे देश में सशक्त महाविद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। इस क्रांतिकारी युद्ध ने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर से हिलाकर रख दिया। मध्य प्रदेश के निमाड़ से भीमा नायक 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी बन गए थे। उन्होंने 1857 से 1867 तक 10 वर्ष अंग्रेजों से संघर्ष किया। भारत के अधिकांश भागों में 1860 तक अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन बड़ी बात यह रही कि भीमा नायक 1867 तक सक्रिय रहे। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भीमा नायक की मां सुरसी को कठोर दंड दिया था। संपूर्ण जीवन उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बेटे की विद्रोही गतिविधियों में सक्रिय रहकर अंग्रेजों की यातना झेली और अंत में मंडलेश्वर जेल के यातना शिविर में भूख प्यास से आहत होकर अपने प्राण त्याग दिए। भीमा नायक ने अपने कार्यकाल में 4 प्रमुख युद्ध लड़े। उनमें 24 अगस्त 1857 को पंचसावल की लड़ाई, 11 अप्रैल 1858 को अंबापानी की लड़ाई, 4 फरवरी 1959 की धाबा बावड़ी की लड़ाई, 9 फरवरी 1859 की पंच बावली की लड़ाई का उल्लेख मिलता है। इसमें अंबापानी की लड़ाई सर्वाधिक सघन बताई जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि अंबापानी का अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है। इस जंग में करीब 150 आदिवासी सैनिक शहीद हुए थे। आजादी की इस लड़ाई पर शोध अब भी जारी है। 1858 में तात्या टोपे ने अपनी फौज के साथ निमाड़ में प्रवेश किया था और वो 25 नवंबर 1858 को बड़वानी उनकी फौज पहुंची थी। उनकी फौज के साथ भी भीमा नायक का संपर्क हुआ, किंतु भीमा नायक ने तात्या टोपे के साथ जाने की योजना पर विचार नहीं किया। उसका ये कहना था कि वो निमाड़ क्षेत्र में ही अपने गतिविधियों को केंद्रित रखेगा और यहीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहे। निमाड़ के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महान क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे की गतिविधियों के बिना अधूरा ही समझिए। तात्या टोपे जैसे प्रसिद्ध क्रांतिवीर ने भी निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश करके संविधान की भावना को जगाया और आदिवासियों को संगठित करके उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तात्या टोपे जब खंडवा पहुंचे तब उन्हें चारों ओर से अंग्रेजों से घेर लिया। दक्षिण में खानदेश की ओर से भी अंग्रेजी सेना उनका मार्ग रोक कर खड़ी थी। लंबे संघर्ष के बाद तात्या टोपे निमाड़ के क्षेत्र को आसानी से पार कर गए। इस काम में निमाड़ के सिपाही बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। बताया जाता है कि निमाड़ के आगमन के दौरान उनकी भेंट भीमा नायक से हुई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए उन्हें प्रेरित किया। इतिहासकार बताते हैं कि तात्या टोपे ने भीमा नायक को अपने खून से विजय तिलक लगाकर युद्ध के लिए तैयार किया था। भीमा नायक ने ही तात्या टोपे उनके साथियों को नर्मदा की घाटी पार कराई। इसके बाद गुजरात से ब्रिटिश फौज के आने का समाचार पाकर भीमा नायक और उसके सभी साथी क्रांतिकारियों ने
अपना दबाव बड़वानी के बजाय सेंधवा क्षेत्र पर बढ़ा दिया। बाद में अकबरपुरा और खरगोन क्षेत्र में भी भीमा नायक और उनके सहयोगियों का नियंत्रण होने लगा। भीमा नायक जी ने युवावस्था में अपने साथियों को साथ लेकर एक संगठन बनाया था, जिसको हम एक सेना भी कह सकते हैं। शुरू में इसमें संख्या कम थी, जो निरंतर बढ़ती चली गई, 500 तक पहुंच गई। और जब अंग्रेजों से उनका संघर्ष हुआ तो आसपास के लोग और जुड़ते गए और इस तरह से ये संगठन हजारों में पहुंच गया। डॉक्टर मधुसूदन चौबे की एक खूबसूरत कविता लिखी है जिसमें भीमा नायक का वर्णन है। जब दिल में हौसला, खून में उबाल आता है, तब दुनिया के नसीब में भीमा जैसा लाल आता है। निमाड़ की तपती धरती गढ़ती बगावती योद्धा, तो फिरंगियों की नींद उड़ाने के लिए भूचाल आता है। भीमा के ख्वाबों में आती है आजादी की परियां, तब इतिहास की किस्मत में 1857 सा साल आता है। देश के इतिहास ने गुलामी के दौरों में देखा मधु, आजादी की रंगोली के लिए रक्त का गुलाल आता है। भीमा नायक 1857 की क्रांति के दौरान एक योद्धा के रूप में पहचान में आए। कहा जाता है कि भीमा नायक ने अकेले ही अपने बूते अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया, साहूकार के शोषण और अत्याचारों से उन्हें बचाया और धीरे धीरे सतपुड़ा के जंगलों से अंग्रेजों का खात्मा किया। और यहीं से शुरुआत हुई भीमा नायक के निमाड़ के योद्धा के सफर की। भीमा नायक सतपुड़ा की पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से परिचित थे और यही वजह थी कि भीमा नायक ने इसे अपना वॉच टावर बनाया था। आजादी की लड़ाई में सबसे पहले निमाड़ का एक ऐसा योद्धा जिसकी वजह से सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लोहा मनवाया था, वो थे भीमा नायक। भीमा नायक के लिए कहा जाता है कि उनकी शौर्य गाथा आज भी इन वादियों में नजर आती है, क्योंकि कहा जाता है कि यहीं से उनकी रणनीति बनती थी कि किस तरह से अंग्रेजों का खात्मा किया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ सतपुड़ा में, जो आप खासतौर पर देख सकते हैं काफी ऊंचाई पे ये पहाड़ जो है वो बना हुआ है। तस्वीरों में आपको जो नजर आ रहा है ये उनके शस्त्र और भंडार गृह हुआ करता था एक समय पर, और वो बेहद ज्यादा दूर से ही पता लगा लेते थे कि कोई उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। दूसरी तरफ की जगह अगर मैं दिखाऊं तो आपको नजर आएगा एक वॉच टावर वहां बना होता था। हालांकि अब इसके साक्ष्य बेहद कम मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से इतिहासकार बताते हैं कि आज भी उनकी मौजूदगी का होने का एहसास तो होता है। साथ ही साथ वो वॉच टावर के माध्यम से पहले ही पता लगा लेते थे कि कौन सा जो व्यक्ति है वो उनसे मिलने आ रहा है, क्या वो उनका सहयोगी है या फिर वो अंग्रेज हैं जो उनको पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा खास यहाँ हुआ करता था कि उनमें एक अलग ही खूबी हुआ करती थी, वो खूबी चकमा देने की। जब भी अंग्रेज पहाड़ी के रास्ते यहाँ तक पहुंचते थे उसके पहले ही भीमा नायक जो है अपना वेश बदल लेते थे और पहाड़ियों पे एक अलग ही अंदाज में पहुंच जाते थे। बताया जाता है कि वो दूर दूर तक लूटपाट करके धन इकट्ठा करते थे। धन का उपयोग सेना के लिए शस्त्र, जल और भोजन की व्यवस्था में किया जाता था। लूट के ही पैसों से वेतन भी दिया जाता था। गरीबों की हर संभव सहायता के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, जिसके चलते वो क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय योद्धा बन गए थे। कहते हैं कि सिलावत क्षेत्र में खानादेश की सीमा तक घने वन थे और वहां बिना सुरक्षा की यात्रा करना बेहद मुश्किल होता था। इन्हीं घने जंगलों से भीमा के गुरु को एक जड़ी बूटी हाथ लगी थी, जो व्यक्ति की सुरक्षा और उनके प्राणों की रक्षा करने में समर्थ थी, जिसको भीमा को देते हुए उनके गुरु ने कहा था कि किसी भी स्थिति में जड़ी बूटी को खुद से अलग न होने दें। ऐसा कहते हैं कि उनके पास कुछ यहाँ कंधे के ऊपर भुजाओं में कोई ताईज बंधा हुआ था और वो उसके कारण भी उनकी विजय होती रही। उनके बारे में कहते थे कि वो एक छलांग लगाते थे तो कहीं मीलों चले जाते थे, लेकिन बाद में उनका वो ताईज वगैरह भी किसी ने छीन लिया। लोगों ने कहा कि इस ताईज के अंदर कुछ मंत्र तंत्र हैं। बड़वानी रियासत से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर नगरी माता का मंदिर है, जहां माता के चमत्कार ने भीमा को एक नई दिशा दी। बड़वानी रियासत के 16 किलोमीटर दूर
नगरीय माता मंदिर है और इस मंदिर की स्थापना किसी चमत्कार से कम नहीं बताई जाती है। इस समय मौजूद हूं मैं नगरीय माता मंदिर में। इसकी बेहद ज्यादा दिलचस्प कहानी भीमा नायक से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार भीमा नायक को अपने सैनिकों की अनाज की व्यवस्था के लिए काफी तनाव झेलना पड़ रहा था। इस दौरान उन्होंने अंजड़ को लूटने की तैयारी की थी और इसीलिए वो गांव की सीमा तक पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही कुछ सिपाही यहाँ पहुंचे, उन्हें पता चला कि जो सिपाही हैं वो अंधे होने की शिकायत मिली। उसके बाद भीमा नायक देवीय शक्ति का उनको एहसास हुआ और वो तुरंत इस मंदिर में पहुंचे और माता रानी से क्षमा याचना मानी। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने आंख बंद करके प्रार्थना की कि यदि तलवार गिर जाएगी तो मैं अंजड़ से चला जाऊंगा, और उन्होंने पूरी ताकत के साथ जो तलवार है उसको गाड़ने का काम किया, लेकिन जो तलवार है वो गिर चुकी थी। और उसके बाद चुपचाप जो है भीमा नायक इस जगह से चले गए और उसके बाद वो दूसरे गांव जाकर जो उन्होंने अनाज है वो लूटा। उसके बाद से ही ये जो मंदिर है ये काफी प्रचलित हुआ और माँ के जो चमत्कार हैं वो मौजूदा दौर में भी देखने को मिलते हैं। भीमा नायक ने अपने कार्यकाल में 3 बावड़ियों का भी निर्माण किया था। ये 3 बावड़ियां बड़वानी से 12 किलोमीटर की दूरी पर सिलावत मार्ग पर स्थित है। हालांकि बावड़ियों के निर्माण के पीछे कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन ये सत्य है कि भीमा ने आदिवासियों की सुविधा के लिए इन बावड़ियों का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि उस समय आदिवासियों में भी छुआछूत के प्रति बहुत कट्टरता थी और उसे देखते हुए अलग अलग बावड़ियों का निर्माण किया गया था। लालच में आकर एक गद्दार ने भीमा नायक को बालकुआ से गिरफ्तार कराया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें काला पानी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निमाड़ के योद्धा ने 10 साल तक अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों के द्वारा बार बार भीमा नायक को पकड़ने के लिए इनाम की राशि भी घोषित की गई। अंग्रेजों ने भीमा को पकड़वाने के लिए इनाम की राशि 2000 रुपए कर दी थी। बताया जाता है कि भीमा नायक के साथ ही चंदर ने ही लालच में आकर भीमा नायक के बालकुआ में होने की सूचना अंग्रेजों को दी थी। अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किलों के बाद भीमा नायक को 2 अप्रैल 1868 को गिरफ्तार किया, जिसके बाद भीमा को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। भीमा नायक पर इंदौर में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में उन पर राजद्रोह के लिए धारा 121, डकैती के लिए धारा 395 और हत्या के लिए धारा 302 लगाई गई। न्यायाधीश E.W. थॉम्सन ने भीमा नायक को कालापानी की सजा सुनाई। अंग्रेज लोग भीमा नायक के नाम से कांपते थे कि अरे मार देगा ये आदमी। उनके अंदर दया, अंग्रेजों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, संवेदना भी नहीं थी, उसने मार दो। तो उसने जो टीम बनाई थी बहुत सारी, उसमें किताब में मिलेगा आपको, बहुत सारे लोगों की टीम बनाई थी। उनकी माँ भी सहयोग करती थी और उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि बेटे लड़ तू, हम तेरे साथ। कालापानी की सजा काटते हुए भीमा नायक ने करीब 9 साल बाद 29 दिसंबर 1876 को कारागार में अंतिम सांस ली। हालांकि एक शोध के अनुसार कुछ साल पहले भीमा नायक का मृत्यु प्रमाण पत्र पहली बार सामने आया था, जिसमें जिक्र था कि उनकी मौत 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इतिहासकार मधुसूदन चौबे का दावा है कि भीमा नायक की मृत्यु को लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में जो दस्तावेज मिलते हैं उससे जाहिर होता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र तत्कालीन पोर्ट ब्लेयर और निकोबार के कन्विक्ट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जारी किया गया था। जिस डॉक्टर ने उनके मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाया है उसमें लिखा है कि उन्हें रक्ताल्पता हो गई थी, खून की कमी उनकी मृत्यु का कारण बताया गया। इस तरह से 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक जी की शहादत हुई। हालांकि निमाड़ का योद्धा क्रांतिकारी भीमा नायक साथी के छल और विश्वासघात के चलते अंग्रेजों के हाथ आए थे। भीमा नायक को फांसी नहीं दी गई, किंतु उस वीर योद्धा ने सैकड़ों क्रांतिकारियों के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज भी कई तथ्य अनसुलझे से नजर आते हैं। उनके वास्तविक फोटो का पता आज तक नहीं चल पाया है। इतिहास के पन्नों में भी उन्हें वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कई ऐसी भीमा नायक की ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं जो आज खंडर हो चुकी हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान केवल प्रतिमा निर्माण तक ही सीमित है। भीमा नायक
न कोई बहुत बड़े सम्राट थे, न ही किसी रियासत के राजा। वास्तव में वो एक ऐसे बेताज बादशाह थे जो अपने आदिवासी भाई बहनों को अंग्रेजों की गुलामी और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। आदिवासियों को पानी के लिए परेशान होते देख बावड़ियां बनवाई। वो नहीं जानते थे कि बावड़ियां इतिहास रचेंगी और यही एक बड़ी वजह है कि वर्तमान में शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की शुरुआत बड़वानी में की गई। देखिए, ब्रिटिश अभिलेखों में चाहे वो भीमा नायक हो या टंटिया भील हो, इनको डाकू लिखा गया, विद्रोही लिखा गया। और ये स्वाभाविक है ऐसा लिखा जाना, क्योंकि उनने सत्ता का विरोध किया। जो भी सत्ता का विरोध करेगा वो विद्रोही होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी वो अपनी मातृभूमि को आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इनका अपना कोई राज्य नहीं था, इनने कोई अपना दत्तक पुत्र नहीं लिया था, इन्होंने कोई दूसरे राज्यों को जो हड़प नीति डलहौजी की थी उसके ये शिकार नहीं हुए थे। लेकिन ऐसा क्या था, ये क्यों लड़ रहे थे? मुख्य रूप से इनके मन में सिर्फ ये भावना थी कि हम अपने देश को आजादी दिलाएं, अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाएं, क्योंकि वो हम पर अत्याचार करते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर क्रांतिकारी शहीद भीमा नायक का भव्य स्मारक धाबा बावड़ी के पास बनाया गया था, लेकिन अब गढ़ी में बना शहीद स्मारक बदहाल अवस्था में पहुंच चुका है। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने जायजा लिया पहाड़ी पर बने भीमा नायक के शस्त्र और भंडार गृह का, जो आज पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। उनके गौरवशाली इतिहास का बखान करने की जरूरत सरकार को थी, वो आज होते नजर नहीं आता है। और इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा सकती है क्योंकि उनके द्वारा जिस तरह से एक बड़ी क्रांति का आगाज किया गया, जिस मशाल को उन्होंने जलाया, उसको आज तक सजो के नहीं रखा है। इस समय मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर सबसे विशेष महत्व कहा जाता था। अंग्रेजों को यहीं से हराने की हर एक रणनीति बनाई जाती थी। कहा जाता है ये निमाड़ के रॉबिन हुड का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्रों को रखने का गृह हुआ करता था और यहीं से भंडार गृह भी हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में आप देख सकते हैं कि ये खंडर में तब्दील हो गई है और सरकार जिस तरह से दावे करती है कि भीमा नायक से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण चीजों को सजो के रखा है जिससे युवा पीढ़ी से उनको अवगत कराया जा सके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धरोहर जो है वो किस तरह से आज तब्दील हो चुकी है खंडर में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक को इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। जिस तरह से मेरठ के मंगल पांडे का आजादी में अहम योगदान रहा, उसी तरह मध्य प्रदेश में भीमा नायक का योगदान भी अमर है। ऐसे महान शूरवीर, क्रांतिकारी और साहसी योद्धा को पूरा देश नमन करता है। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो भीमा नायक जी की कर्मस्थली रहा है। भीमा नायक जी के किस्से और उनकी जाबाजी के किस्से आज भी हमें सुनने को मिलते हैं और उनके इसी योगदान के कारण उन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। भारत भूमि महान योद्धाओं की जन्मभूमि रही है जिनके आगे हर कोई नतमस्तक है। ऐसे ही महान शूरवीर योद्धाओं में निमाड़ के भीमा नायक का नाम भी आता है। स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से मंगल पांडे का योगदान रहा है, वैसा ही योगदान मध्य प्रदेश में भीमा नायक का भी रहा है। अगली बार रूबरू होंगे किसी नए क्रांतिकारी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।